Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Prity Singh, your educator, and today we will be studying basic structure of the constitution for your upcoming UPSC prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here's a small announcement, dear student. Unacademy Plus has started T20 Daily Current Affair Free Test Series at 7:30 p.m. There will be 20 questions in 20 minutes and test analysis by top Unacademy educators. This is the largest online daily free test series on current affairs for UPSC CSE aspirants. This will have questions from recent topics for the upcoming UPSC examination. The tests are created by top Unacademy educators and detailed analysis for all the tests by top educators like Atish, Mathur and Anand Agarwal in order to improve your command and clear all your doubts. Ranking for the test would be provided if you take up the live test live, and the test paper will be both available in Hindi as well as in the English. To enroll for free, link is given below in the description box. You can join. Now moving towards our topic, that is basic structure of the constitution. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है. जैसे कि कल जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हम लोग जाने थे अमेंडमेंट्स के बारे में, तो वहाँ पे जब मैं आपको बता रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, वहाँ पे मैं आपको एक छोटी टर्म यूज की थी, दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर. आपको बोली कि अमेंडमेंट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, मीन्स पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के. मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के पास वो पावर नहीं है. तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है. तो सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमर्ज हुआ. तो हुआ क्या कि शंकरी प्रसाद केस में, दैट वाज इन 1951, वहाँ पे पहला अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट से जो राइट टू प्रॉपर्टी था, दैट वाज द फंडामेंटल राइट्स, उसको जो हमारे पार्लियामेंट वाले थे उसको अमेंड कर दिया और उसको फंडामेंटल राइट से कर्टल कर दिया, हटा दिए, और वो एक नॉर्मल राइट्स हो गया जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अदर राइट्स है. और हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने का दर्शाता है. अगर ऐसे ही बार बार अमेंडमेंट्स होते रहेंगे, मीन्स मान लीजिए उस वक्त पहला आपका अमेंडमेंट हुआ तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया. वैसे अगर दूसरा अमेंडमेंट्स होता तो ऐसा भी हो सकता है कि राइट टू इक्वालिटी को हटा दिया जाए, तीसरा ऐसे करके अगेन एंड अगेन फंडामेंटल राइट्स को अगर हटा देते तो क्या ये बाद में जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इसका कोई मतलब ही नहीं होता. तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इस बात को बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368. एंड उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है. क्यों? बिकॉज उस वक्त जो लॉ का डेफिनेशन था अंडर आर्टिकल 13, वहाँ पे लिमिटेड डेफिनेशन था. उसमें बताया आर्टिकल 13 में लॉ का जो डेफिनेशन था सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ तक ही लिमिट था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे. इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अनाउंस किया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है. कि उस वक्त आर्टिकल 13 जो है उस बेसिस पे हम लोग आर्टिकल 13 को ऐसे नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 30 को वायलेट किया गया है या वॉइड है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक है उसका डेफिनेशन ही नहीं दिया गया, बस ऑर्डिनरी लॉ का डेफिनेशन दिया गया है. बट अगेन इन गोलकनाथ केस, दैट वाज इन 1967, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस बात को बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ इम्यूटेबल, और इसका जो पोजीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसलिए पार्लियामेंट है जो है इसको ना तो एब्रिज कर सकता है ना ही टेक अवे कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. ये बात हुआ क्या कि इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उस वक्त डिफाइन किया गया कि आर्टिकल 13 में सिर्फ लॉ का मतलब ऑर्डिनरी लॉ ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी होंगे. और इसी के बेसिस पे बोला गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड करता है तो अंडर आर्टिकल 13 वो वॉइड, नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर वो वायलेट करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो डिफाइन कर दिया गया है. फिर अगेन हुआ क्या, इन 1971 पार्लियामेंट जो था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, दैट वाज इन गोलकनाथ के, तो उसका रिएक्ट किया और उसने बोला क्या कि आर्टिकल 13 जो है और आर्टिकल 368 है उसको भी अमेंड किया जाए.
उसमें कुछ चेंजेस लाया जाए। और चेंजेस क्या लाया गया कि आर्टिकल 13 जो है उसको और डिस्क्राइब किया गया, मीन्स डिफाइन किया गया लॉ का मतलब, कि लॉ का मतलब क्या आ गया। और पार्लियामेंट इस बात को बोला कि वो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उसको अंडर आर्टिकल 368 मतलब एवरेज और टेक ले सकते हैं। बट वो जो होगा हमारे अंडर आर्टिकल 13, वो ना तो हमारा मतलब लॉ अगर नहीं डिफाइन होगा, मीन्स फंडामेंटल राइट्स में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है, अगर आर्टिकल 13 में वो लॉ में नहीं डिफाइन हो रहा है तो उसको हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स उसको अमेंड नहीं किया जाता है, बट कुछ पार्ट्स फंडामेंटल राइट्स के ऐसे हैं जिसको अमेंड किया जाता है और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। हाउएवर इन कृष्णानंद भारती केस, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फिर गोलकनाथ केस को ओवर रूल किया और उसने बताया 24th अमेंडमेंट एक्ट से, दैट वाज इन 1971, कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को वो टेक अवे कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। बट उसी टाइम उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया, दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, आपको जो चेंजेस करना है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कीजिए, पर अगर हम लोग ये नया डॉक्ट्राइन ला रहे हैं दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन सी केस में आया, दैट वाज इन केशवानंद भारती केस। और इस वक्त उसकी जो कंसेप्ट थे वो चेंज हो गया गोलकनाथ केस में। जो उन्होंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते, उस वक्त कन्फ्यूजन थी कि फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो लॉ में नहीं डिफाइन है। तो उसी लिए 1973 में 1971 में उस वक्त उन्होंने सोचा कि पार्लियामेंट को एक पावर देते हैं और उन्होंने इस बात को बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये एक नया टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इस बेसिस पे हमारे जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है, तो पार्लियामेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बताया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 368 उनको जे चेंजेस करना है, जो अमेंडमेंट्स करना है, जो कर्टेल करना है कर सकते हैं। बस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ जो पार्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी जो है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये फंडामेंटल राइट्स भी है। तो फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद ये बेसिक स्ट्रक्चर का अगर पार्ट हो गया तो उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। वैसे अगर उसमें अलग और भी आर्टिकल्स हैं या राइट टू रिलीजन फ्रीडम, ये सारी जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, तो ये हमारे सेकुलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही, हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री जो है वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसको भी बोला गया कि इसको भी हम लोग अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये भी जो है सेकुलरिज्म होने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करता है। पर वहीं पे कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं है। हमें पता है आर्टिकल 12 टू लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, तो सारे जब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है तो वो अमेंड किए जा सकते हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी अभी मैंने आपको बताया, तो उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट फॉर्म करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताई कि जुडिशियल रिव्यू या फिर इक्वालिटी वाला कंसेप्ट, ये सारी जो चीज़ें, राइट टू इक्वालिटी में भी हमारा अमेंडमेंट दिखता है, बट जो हमारा रूल ऑफ लॉ का जो डेफिनेशन है वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, जिसके बेसिस पे हमारा पार्लियामेंट के पास जो पावर है उस बेसिस पे पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं कर सकते। तो पहला जो एलिमेंट है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है। और ये हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है कि इट इज़ सुप्रीम लॉ और फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री, और इससे ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं है। ऑल्सो जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको किसी भी अमेंडमेंट से हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा कंट्री जो है वो सेवरेन नहीं है, मीन्स पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि डेमोक्रेटिक को मोनार्किक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे या रिपब्लिकन को अलग अलग फॉर्म में अपने कन्वर्ट कर दे। ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता तो वो अमेंड कर सकते थे। जैसे कि सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, मीन्स सारे रिलीजन को इक्वल राइट्स है, या मीन्स स्टेट के पास रिलीजन है ही नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और जब ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं होती है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है, उसके लिए सारे रिलीजन्स इक्वल है और किसी भी रिलीजन को प्रमोट ज़्यादा नहीं, या किसी भी रिलीजन को आगे की तरफ बढ़ा के ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म को डिफाइन किया गया है। सेकुलरिज्म को बोला गया है कि ये जो है इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। वैसे ही जो हमारा ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है दैट इज इन सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और ये तीनों के बीच में जो बैलेंस होता है
ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, इसलिए इसको भी अमेंड नहीं कर सकते। वैसे फेडरल स्ट्रक्चर जो है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का, ये भी ऑल्सो पार्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कंट्री के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वैसे ही जब वेलफेयर स्टेट की बात आती है, जिस हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट मतलब क्या कि वेलबींग, सारे सिटीजन्स हैं उनके वेलबींग के बारे में सोचा जाए। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे दर्शाता है, यहाँ पे सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस को दिखाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होने के बावजूद इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जब हम लोग जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशरी के पास पावर है कि वो चेक करता है ये क्या हो रहा है, या फिर रिव्यू करता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। वैसे ही जो हमारा अगला जो होता है वो होता है फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये भी हमारा फ्रीडम एंड डिग्निटी जो है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको भी हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो सिस्टम है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। वैसे आपका रूल ऑफ लॉ या हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। अदर और कौन कौन से एलिमेंट्स है जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि हर डेमोक्रेसी में फ्री एंड इलेक्शन होना चाहिए, और हमारे कंट्री में इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करता है। वैसे हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी या फिर लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अमेंडमेंट वाला जो बात आता है, यहाँ पे लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास, तो ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस या फिर प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, या हमारा आर्टिकल 32, 136, 141, 142 या 226 एंड 227, सॉरी यहाँ पे 227, ये सारी जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। जो हमारा राइट इशू करने का बात है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है कि सॉरी जो रिट्स होते हैं उसको हमारे जो पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट इज आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो ये सारे जो आर्टिकल्स दिए हुए यहाँ पे जो ये दिए हुए ये हमारे सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हो जाते हैं और इसको अमेंड नहीं किया जाता है। और ये जो सारे हमारे टर्म्स है, मीन्स आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स एक ही अमेंडमेंट से नहीं आ गए, बहुत टाइम लगा। मीन्स अगर आप सिंपल में बात करें कि आपका जो केशवानंद भारती केस था, तो वहाँ पे जैसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऐड किए गए, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केशवानंद भारती केस से ही ऐड किया गया। या फिर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, सोवरेनिटी एंड यूनिटी वाला कंसेप्ट है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये सारे जो कंसेप्ट है हमारे केशवानंद भारती केस से लिया गया। फिर अगर इंदिरा गांधी वो जो हमारा केस था इंदिरा नेहरू गांधी केस वाला, वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ का सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया गया। या फिर हमारे स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी वाला जो कंसेप्ट है हर इंडिविजुअल का, ये भी हमारा इंदिरा गांधी केस जो है वहाँ पे उसको ऐड किया गया। जैसे आपके अलग अलग मिनर्वा मिल्स केस है जिसमें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के बहुत से पार्ट्स को ऐड किए गए, बट ये सारी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, या फिर रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये हमारे बेसिक